सुप्रीम कोर्ट ने कर दिखाया। इसने एक लकीर खींच दी कि इसके बाद पाकिस्तान मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा और इससे नीचे आइन को नहीं गिराया जा सकता। वो लकीर ये है कि एक सिविलियन वजीर आजम गैर सिविलियन हिमायत ख़त्म होने के बाद आइन पामाल नहीं कर सकता, और ये हिमायत ख़त्म होने के सबूत अब वाज़ेह हैं। लेकिन फिलहाल अदालत को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने वही किया जो इसे करना चाहिए था, और ये दुरुस्त फैसला था। डिप्टी स्पीकर के 3 अप्रैल के इकदाम को गैर कानूनी करार देना, फिर इस इकदाम के नतीजे में किए गए बाकी इकदामात को भी गैर कानूनी करार देना और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म देना। लेकिन अगर आला अदलिया के जजेस के तबसरों को देखा जाए तो 5 दिन तक समझ नहीं आई कि हमारे जज्बात से क्यों खेला जा रहा है। हमारी आइन पर हमलों से इबारत तारीख में कभी किसी वजीर आजम ने तहरीक अदम एतमाद सामने आने की सूरत में असम्बली तहलील नहीं की। कभी किसी आमिर या आवाम से कटे हुए सियासतदान ने आइन के वाज़े अल्फाज को इस हद तक तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं की। जब भी हमारी असम्बलियां तहलील हुई हैं, वो या तो फौजी आमिरों ने की हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स ने, और फिर इन इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट ने किसी न किसी बहाने जवाज़ फराहम किया है। पहली बार ये मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत के तहत किया, जब 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तहलील की थी। फिर 1988 में जब जुनेजो हुकूमत की बरतरफी को हाजी सैफुल्लाह ने चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इक़दाम को गैर आइनी करार देने के बावजूद असम्बली बहाल करने से इनकार कर दिया था। 1990 में बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत खत्म हुई तो गुलाम इसहाक खान के इस इक़दाम को अहमद तारिक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच की अक्सरियत ने इस इक़दाम को अकरबा परवरी, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग और ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर जवाज़ फराहम किया। गुलाम इसहाक खान ने इसके बाद आने वाली नवाज शरीफ हुकूमत भी 1993 में गिरा दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तो बहाल कर दिया, मगर वजीर आजम को एक बार फिर तयशुदा फार्मूले के तहत यह असेंबली खुद तहलील करनी पड़ी, जबकि इनके साथ सदर ने भी इस्तीफा दिया। और ये फार्मूला तय किया था महकमा दिफा के एक आला अफसर ने, जिसे आर्मी चीफ कहा जाता है। अगली हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो की थी, जिसे फारूक लगारी ने 1996 में बरतरफ कर दिया और अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाहिशमंद नवाज शरीफ के लिए राह साफ की। ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और एक बार फिर सियासत पर गहरी नजर रखने वाले चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 1 के मुकाबले में 6 जजेस की बरतरी से सदर के हक में फैसला दिया, और इस बार भी जवाज अकरबा परवरी और करप्शन का ही घड़ा गया था। एक सवाल जो कानूनदानों के दिमागों में मौजूद रहेगा और जिसने 5 दिन तक पूरी कौम को जहनी दबाव में रखा, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को इतना वक्त क्यों लगा। इतवार को लिए गए सुओ मोटो से लगता था कि शायद एक सीधे साधे से केस पर सुप्रीम कोर्ट एक फौरी फैसला सुनाने वाली है। शुरुआत इस सवाल से हुई कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लिमानी अमल में मुदाखलत कर सकती है, क्योंकि पार्लिमानी कार्रवाई को कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। खुशकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल अभी हाल ही में आया था, जब इसे शक था कि नवाज शरीफ का स्पीकर इनकी नाअहली का नोटिस इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाएगा। अदालत ने वाज़ेह किया था कि स्पीकर गैर कानूनी काम करके अदालती मुदाखलत से मावरा नहीं रह सकता। सो मोटो नोटिस तफ्तीशी कार्रवाइयाँ होती हैं। अदालत अवामी अहमियत का एक सवाल सामने रखती है और अटॉर्नी जनरल से इस पर मुआवनत तलब करती है। आम तौर पर ये तमाम पार्टीज को नहीं सुनती, गोया ये मुतहारिफ फरीक हो। इसके बावजूद इसने अपोजिशन को सुनने से कार्रवाई का आगाज़ किया, जो शुरू में इस कार्रवाई के लिए तैयार ही नहीं थी, और अदालत के तबसरों ने मुल्की मीडिया में सुर्खियां बना दी। हमें शुरू ही में बता दिया गया कि अदालत खुद को सिर्फ स्पीकर की रूलिंग तक महदूद रखेगी और पॉलिसी या सियासी मामलात तक नहीं जाएगी। लेकिन फिर इसने अपोजिशन से दरियाफ्त किया कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की कार्रवाई में हिस्सा क्यों नहीं लिया। ये सवाल पॉलिसी और अपोजिशन की सियासत से मुतालिक नहीं तो और क्या था। इस बात की क्या अहमियत है कि रुपया अपनी कदर खो रहा था या अपोजिशन जमातें गैर कुदरती तौर पर इकट्ठी हुई थी। ये बेंच की जानिब से किए गए तबसरे थे। जब एक अदालत कह रही हो कि चाहे आसमान गिर जाए इंसाफ ज़रूर होगा, तो हमें ये क्यों बताया जा रहा था कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और ये कि फैसला मुनासिब होगा और कौमी मुफाद में होगा। अदालत अपना वक्त डिप्टी स्पीकर के महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर फैसला करने पर तबसरे में क्यों ज़ाया कर रही थी। अगर अदालत ने कोई फैसला दिया भी होता कि किसी साजिश का अनुसार मौजूद है, तो क्या डिप्टी स्पीकर एक आइन में दिए गए तरीकाकार से बाहर का हुक्म दे सकता था। क्या अरकान कौमी असेंबली इतने सादा हैं कि वो खुद से ये तय नहीं कर सकते और अपना दिमाग इस्तेमाल करके वोट नहीं दे सकते। क्या हमारे मुंतखब नुमाइंदों को इन गैर मुंतखब दाना बुजुर्गान से मुसलसल हिदायत की ज़रूरत है, जो इन मुंतखब अरकान को किसी काबिल नहीं समझते। लेकिन हालात लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रहे थे और जस्टिस मुनीब अख्तर कुछ ऐसे ही तबसरे कर रहे थे। स्पीकर का अवामी नुमाइंदों को राय देने से रोकना गलत था। वो इन्हें हकाइक से आगाह कर सकते थे और फिर इन्हें अपनी राय खुद कायम करने की इजाज़त दे सकते थे। मजीद बरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्या हुआ और मेमो में क्या लिखा था, इस पर अदालत बात क्यों कर रही थी। क्या हम ये समझें कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाया गया होता कि किसी गैर मुल्क की हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर कोई साजिश की है, तो इसकी बुनियाद पर अदालत ये फैसला करती कि स्पीकर का फैसला आईनी था या गैर आईनी।
कहानी में आखिरी ट्विस्ट उस वक्त आया जब अदालत ने यह सवाल उठाया कि इलेक्शन की तैयारी में कितना वक्त दरकार होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर यह क्यों पूछा गया कि हम कितने अरसे में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। इस वक्त लग रहा था कि फैसला नजरिया जरूरत के तहत ही होने जा रहा था, लेकिन फिर यकायक रोशनी फैल गई। एक वाज़ेह और गैर मुबहम फैसला सूरी के किए गए फैसले से जन्म लेने वाली तमाम तर खराबी आन की आन में साफ हो गई। क्या किसी को नताइज भुगतना होंगे? शायद ये मुतालबा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। फिलहाल हम कुछ देर अपने आइन की चमक दमक से महजूज होते हैं, जिससे शायद पहली बार इसके हकीकी मानी और पूरी आन बान के साथ तस्लीम कर लिया गया है।